जानकारों के मुताबिक इस ऑपरेशन की एक खास बात यह है कि इसमें आम नक्सली ही नहीं बल्कि उनके कई कुख्यात कमांडर जैसे हिडमा, देवा, केशव, सहदेव ये भी शिकंजे में हैं और उनकी सबसे घातक बटालियन नंबर 1 पूरी तरह से सुरक्षा बलों के शिकंजे में फंस गई है। इस ऑपरेशन में घिरे 2 नक्सली कमांडरों का जिक्र करना जरूरी है। ये हैं हिडमा और देवा। दोनों ही सुकमा बीजापुर सीमा पर बसे पूराती गांव से हैं जो टेकलगुड़म के करीब है। ये पूरा इलाका बटालियन नंबर 1 का गढ़ रहा है। पिछले साल तक माओइस्ट पीपल्स लिबरेशन गुरिल्ला आर्मी बटालियन नंबर 1 का कमांडर रहा हिडमा अब सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी में शामिल है, यानी पिछले साल उसका कद और बढ़ गया। हिडमा नक्सलियों के बीच एक मिथक की तरह रहा है। वो एक गोंड आदिवासी है जो इसी इलाके में पैदा और बड़ा हुआ। यहाँ के जंगलों के हर मोड़, हर नदी, नाले, गुफा और पहाड़ी से वो वाकिफ है। 16 साल की उम्र में ही वो नक्सली बन गया था। बीते कई साल से छत्तीसगढ़ से लेकर तेलंगाना सीमा तक माओवादी हमलों का वो नेतृत्व करता रहा है। उसकी बटालियन दक्षिण बस्तर, बीजापुर, सुकमा और दंतेवाड़ा में सक्रिय है। ये वो इलाके हैं जो सालों से माओवादियों और सुरक्षा बलों के बीच संघर्ष का केंद्र बने हुए हैं। सुरक्षा बलों का मानना है कि हिडमा नक्सलियों के सबसे बड़े हमलों का मास्टरमाइंड रहा है और उनकी अगुवाई करता रहा है। चाहे ताड़मेतला में सीआरपीएफ के 76 जवानों की हत्या रही हो, 2013 में झीरम घाटी का हमला रहा हो जिससे छत्तीसगढ़ के पूरे कांग्रेस नेतृत्व का सफाया हो गया था। इसके अलावा भेज्जी, बुरकापाल, मिनपा और तेरम में हुए तमाम हमलों में हिडमा का हाथ माना जाता है। हिडमा के सिर पर छत्तीसगढ़ और अन्य राज्यों की सरकारों ने कुल 1 करोड़ रुपए का इनाम रखा हुआ है। हिडमा करीब 40 से 50 साल के बीच का बताया जाता है। कदकाठी में चुस्त और छरहरा है, पतली मूछें रखता है और हर वक्त AK-47 राइफल उसके साथ रहती है। उसके कई उपनाम भी बताए जाते हैं। फाइलों में कहीं उसका पहला नाम मांडवी लिखा है तो कहीं मातमी, लेकिन पुलिस के लोग उसे हिडमा के नाम से ही जानते हैं। काफ़ी शातिर रहा हिडमा, टेक्नोलॉजी की भी समझ रखता है। सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी के बाकी सदस्यों से भी ज़्यादा वो चर्चा में रहता है। हिडमा को पकड़ना हमेशा से इसलिए और मुश्किल रहा है क्योंकि वो 3 से 4 स्तर के सुरक्षा घेरे में रहता है। सबसे बाहरी स्तर को जैसे ही सुरक्षा बलों की भनक लगती है वो उनसे भिड़ जाते हैं और हिडमा सुरक्षित भाग निकलता है। सुकमा, बीजापुर और दंतेवाड़ा में फोन नेटवर्क काम नहीं करता, सिर्फ ह्यूमन इंटेलिजेंस ही काम करती है। और अभी तक जब भी हिडमा के बारे में कोई जानकारी मिलती रही तो जब तक सुरक्षा बल वहां पहुंचे तब तक वो कहीं और निकल चुका होता था। लेकिन इस बार वो चारों ओर से घिरा हुआ है। अगर सुरक्षा बल हिडमा को मार गिराते हैं या गिरफ्तार कर लेते हैं तो बस्तर में माओवादियों के सबसे खास रणनीतिक कमांडर का खात्मा हो जाएगा। हिडमा के पकड़े जाने से बस्तर के उन आदिवासियों का हौसला टूट जाएगा जो नक्सलवाद की राह चल चुकी है। हिडमा के खात्मे से बस्तर में नक्सलवाद की कमर टूट जाएगी। हिडमा के साथ एक और नक्सली कमांडर सुरक्षा घेरे में फंसा हुआ है। उसका नाम है देवा उर्फ बरसे सुक्का। पिछले साल देवा भी हिडमा की तरह इसका बटालियन नंबर 1 का हेड बना। हिडमा की तरह वो भी गोंड आदिवासी है और उसी के पूराती गांव से ताल्लुक रखता है। हिडमा नक्सलियों की जिस बटालियन नंबर 1 का नेतृत्व करता था उसका जिम्मा देवा को पिछले साल सौंपा गया। देवा दरभा डिवीजन कमेटी का सचिव भी रहा। सुरक्षा बलों पर हुए कई हमलों में वो हिडमा का साथी रहा और उसने सुरक्षा बलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। छत्तीसगढ़ में माओवादियों के अधिकतर बड़े नेता सेंट्रल कमेटी से लेकर दंडकारण्य स्पेशल जोनल कमेटी तक तेलंगाना से हैं, लेकिन हमलों में हिस्सा लेने वाले अधिकतर माओवादी गुरिल्ला छत्तीसगढ़ के स्थानीय आदिवासी हैं। कई बार उनके बीच मतभेदों की बातें भी सामने आती हैं। हालांकि अब हिडमा सीपीआई माओवादी की सेंट्रल कमेटी में शामिल हो चुका है। देखना यह है कि यह ऑपरेशन नक्सलियों पर नकेल कसने में कितना बड़ा मील का पत्थर अब साबित होता है। गृहमंत्री अमित शाह ने 31 मार्च 2026 तक देश से नक्सलियों का सफाया करने का लक्ष्य रखा है। नक्सलियों के खिलाफ अब तक सबसे बड़े ऑपरेशन पर जो बात करेंगे हमारे साथ हमारे सहयोगी हैं, एनडीटीवी मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के संपादक, एनडीटीवी इंडिया के रेजिडेंट एडिटर और नक्सली इलाकों की गहरी जानकारी रखने वाले हमारे वरिष्ठ सहयोगी अनुराग द्वारी। अनुराग, आपका स्वागत है। आप लगातार इस खबर पर निगाह रखे हुए हैं। सुरक्षा बलों की प्रेस रिलीज में पहली बार ये लिखा है कि निर्णायक अभियान है ये, तो सुरक्षा बलों का ये बड़ा अभियान नक्सलियों के लिए क्या संकेत माना जाएगा?
देखिए 2024 से अब तक लगभग सुरक्षा बलों ने 350 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया है और जिसमें कई बड़े नक्सल लीडर भी शामिल हैं। अब पहली दफ़ा ऐसा हो रहा है संभवतः जब सुरक्षा बलों ने अपने आधिकारिक प्रेस रिलीज़ में इसे निर्णायक लड़ाई बताया है। निर्णायक लड़ाई क्यों? क्योंकि यहाँ जिन लोगों को घेरा गया है उसमें हिडमा हो, देवा हो या विकास जैसे बड़े नक्सली नेता जो बस्तर की धरती से ही निकले हैं, ऐसे नेता वहाँ पर घिर चुके हैं। जो तादाद है वो सैकड़ों में बताई जा रही है। एक जो आंकड़ा आया है वो लगभग 500 से ज़्यादा नक्सलियों का है जिन्हें 10,000 से ज़्यादा सुरक्षा बलों ने घेर रखा है। छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र की सीमा पर चाहे पुजारी कांकेर हो, चाहे करेगुट्टा हो, चाहे नाडपल्ली हो, ये सारे इलाकों के बीच में ये जो जगह में इनको घेरा गया है, घेराबंदी की गई है। तो अब सुरक्षा बलों के लिए भी वापस लौटने का विकल्प नहीं है। ताबड़तोड़ हमला हो रहा है और 3 अभी तक जो वर्दीधारी नक्सलियों के शव बरामद हुए थे, तीनों महिलाएं थीं और कहीं ना कहीं जो पिछले 1-1.5 साल में सुरक्षा बल लगातार आक्रामक होते गए हैं, कैंप बनाते गए हैं और अब जो बड़ी घेराबंदी की है और अगर इस बटालियन को ख़त्म कर दिया सुरक्षा बलों ने तो पूरी तरह से बस्तर में ये माना जाएगा कि नक्सलियों की कमर टूट चुकी है। कुछ इक्का दुक्का ही उसके नेता या फिर उसका काडर बचा हुआ होगा। तो एक बड़ी घेराबंदी है और शायद इसलिए खुद सुरक्षाकर्मी अपनी औपचारिक प्रेस रिलीज़ में भी इसे निर्णायक लड़ाई ही बता रहे हैं। अनुराग, ये नक्सलियों ने जो आईडी बिछाए हैं और जो बंकरों की संख्या है, इससे सुरक्षा बलों को किस तरह की चुनौतियों का सामना इस ऑपरेशन के दौरान करना पड़ सकता है? देखिए सुरक्षा बलों ने 2 अहम काम किए। एक तो जो नंबी, पुजारी कांकेर और जो वेंकटचलम की तरफ से जो रसद की सप्लाई होती थी उस लाइन को काट दिया है। लेकिन नक्सली भी शायद इस बात को जानते थे कि सुरक्षा बल उन्हें घेरने की कोशिश कर सकते हैं, इसीलिए कुछ दिनों पहले शांता ने एक चेतावनी जारी की थी खूंखार नक्सली ने और कहा था कि जो ये धरती है ये कहीं ना कहीं एक तरह से बारूदी सुरंग हर जगह पर बिछी हुई है। करेगुट्टा की धरती पर हर जगह बारूदी सुरंग लगी हुई है। अब 2 चीज़ें हैं, एक तो उस पहाड़ी के ऊपर है नक्सली और नीचे से सुरक्षा बलों ने घेरने की कोशिश कर रहे हैं। तो जो एक तरह से माना जाता है इस तरह के वॉरफेयर में कि जो एक एडवांटेज की पोजीशन है वो नक्सलियों की है क्योंकि ऊपर से वो घात लगाकर हमला कर सकते हैं। लेकिन 3 से 4 हेलीकॉप्टर वहाँ पर आपने देखा होगा तस्वीरों में भी कि वो बार बार उड़ान भर रहे हैं, ड्रोन से बराबर निगरानी रखी जा रही है। तो इस तरह के बहुत सारे सुरक्षा बल भी उसको बहुत एहतियात से देख रहे हैं ताकि सुरक्षा बलों को कोई नुकसान न पहुंचे। ड्रोन से निगरानी करते हुए बराबर जो चूँकि इसमें बहुत एलीट कमांडो भी हैं, फिर चाहे वो कोबरा बटालियन के हों, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी के जवान हों, बस्तर फाइटर्स के लोग हों या ग्रे हाउंड उधर से हो, महाराष्ट्र की सीमा से हो, ये सारे एलीट कमांडो ने घेर रखा है पूरे के पूरे इलाके को। तो ये भी चाहते हैं कि कम से कम सुरक्षा बल बहुत ही कदम फूंक फूंक कर रख रहे हैं और शायद यही वजह है कि इतनी बड़ी फोर्स की तैनाती होने के बावजूद, हेलीकॉप्टर तैनात होने के बावजूद, ड्रोन कैमरा तैनात होने के बावजूद बहुत एहतियात से आगे बढ़ रहे हैं और चारों तरफ से घिरने के बाद मजबूर किया जाएगा, रसद लाइन काट दी गई है कि सरेंडर करें या फिर गोलियों की बौछार का सामना करें। तो ये 2 बड़ी चीज़ें उन्होंने पहले रसद लाइन काट करके, चूँकि हर वक्त वहाँ पर अगर आप बस्तर में देखें तो कहीं ना कहीं शय और मात का खेल चलता रहता है, लेकिन बहुत ज़रूरी था कि उस पहाड़ी पर कोई रसद की सप्लाई ना हो और वहीं सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ गए हैं। 8 से 10 दिनों का रसद उनके पास है, पूरी सामग्री उनके पास है और पूरी एक सप्लाई चेन को मेंटेन करते हुए आगे बढ़े हैं। तो कहीं ना कहीं ये नक्सलियों के लिए ये मुकाबला काफ़ी मुश्किल होने वाला है, तादाद के लिहाज से, रणनीति के लिहाज से और रसद के लिहाज से भी। जी अनुराग, मेरा आखिरी सवाल ये है कि इस ऑपरेशन का जो नतीजा है वो किस तरह से छत्तीसगढ़, तेलंगाना, महाराष्ट्र जैसे जो नक्सल प्रभावित राज्य हैं उनमें नक्सलवाद के खिलाफ लड़ाई पर असर डालेगा? देखिए ज़ाहिर तौर पर क्योंकि अब जो 9 राज्य लगभग नक्सल प्रभावित माने जाते थे उसमें नक्सलियों का दायरा जो रेड कॉरिडोर है बहुत हद तक, चाहे फिर वो झारखंड की बात हो, चाहे तेलंगाना की बात हो, चाहे महाराष्ट्र की बात हो, ये सिमट चुका था। ये जो पूरा एक जोन बनता है उसमें अब ने कुछ दिनों पहले मध्य प्रदेश में भी देखा होगा, जो बालाघाट का इलाका था वहाँ जब नक्सलियों का मूवमेंट हुआ तो मध्य प्रदेश की तरफ से उन्हें मारा गया। छत्तीसगढ़ में लगातार ऑपरेशन चले जा रहे हैं, जैसा मैंने बताया कि पिछले 2 सालों में 350 से ज़्यादा नक्सलियों को मार गिराया
गिराया गया है और इससे 3 गुने से ज़्यादा तादाद में नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जो बहुत सरेंडर पॉलिसी भी सरकार लेकर के आई है, चाहे फिर ज़मीन देने के लिए, फिर उन गाँवों को पुरस्कृत करने के लिए जो नक्सल मुक्त होते जा रहे हैं। तो इस तरह के कई उपाय सरकार की तरफ से शांति बहाली के भी किए जा रहे हैं और यही वजह है कि नक्सलियों की तरफ से बराबर शांति प्रस्ताव आ रहे हैं कि आप मिलकर बैठकर बात कर लीजिए। आज भी उनकी तरफ से ये प्रस्ताव आया है। तो कहीं ना कहीं बाकी के राज्यों में तो सिमट ही गया था, लेकिन बस्तर में लगातार, इसके पहले हमने कुछ महीनों पहले देखा था कि छत्तीसगढ़ के ही एक और ज़िले में गरियाबंद की तरफ में किस तरह से मूवमेंट हुआ था और एक बड़ा ऑपरेशन था सुरक्षा बलों का, जिसमें कई नक्सलियों को उन्होंने मार गिराया था। तो एक संदेश तो जाएगा ही, क्योंकि टॉप काडर जो हुआ करता था वो हमेशा जो तेलुगु बोलते थे उनका होता था। हिडमा जैसे कुछ नेता, पहली दफ़ा ऐसा हुआ था जब उन्हें नक्सल काडर में एक बड़ी भूमिका दी जाने लगी थी, लेकिन अब चूंकि वहाँ से सफाया हो गया है, कई वृद्ध हो गए, कईयों की मौत हो गई, कई पुलिस की गोलियों का शिकार बने, तो अब यहाँ की जो बस्तर के लड़ाके थे या बस्तर के आदिवासी थे, हमेशा वो भरमार या इस तरह की बंदूकें लेकर जाते थे और उन्हें कोई बहुत बड़ा ओहदा नहीं दिया जाता था जो नक्सल संगठन है। लेकिन पिछले कुछ सालों से इन बातों में भी बदलाव आया था, लेकिन अब चूँकि ये लगातार चूँकि ये तीनों जो ज़िले हैं, जो तीनों राज्य हैं, माफ़ कीजिएगा, चाहे तेलंगाना हो चाहे महाराष्ट्र हो, वहाँ पर मूवमेंट चलता रहता था। तो अगर इतने बड़े बटालियन का सफाया हो जाता है तो कहीं ना कहीं इन राज्यों में भी जो थोड़ा बहुत नक्सलियों का प्रभाव बचा था वो भी, उसका भी दायरा सिमट जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया अनुराग इस पूरी जानकारी के लिए।